पी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मौर्यकाल। मौर्यकाल में हमने चंद्रगुप्त की विजय के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के विषय में। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य प्रशासन था वो सबसे विस्तृत प्रशासन था। यानी कि मौर्य प्रशासन के अंदर गुप्तचर व्यवस्था, नगरीय प्रशासन और मंत्री, उपमंत्री और उसके अंदर जो आज जो किचन कैबिनेट वगैरह जो कहते हैं उसके अंदर भी ऐसे कुछ मंत्री थे। और राजा के भी सप्तांश सिद्धांत के अंदर राजा के मित्र वगैरह वगैरह सब शामिल होते थे और युवराज वगैरह सब शामिल होता है। उनको अलग अलग पद दिए जाते थे। ठीक है। अब मौर्य प्रशासन को जानने के लिए हमारे पास में कुछ इतिहास के सोर्स होने चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अंदर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र इसकी जानकारी देता है। दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका कुछ साक्ष्य यूनानी, कुछ जो राइटर है वो भी देते, कुछ अन्य यूनानी जो लेखक, अन्य यूनानी लेखक से एरियन है, स्ट्रेबो है, और जो मेन जो नगर के प्रशासन के बारे में जो बताते हैं उनमें मेगास्थनीज है। ठीक है। इनके अंदर हमें मौर्य काल के प्रशासन की जो है विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। हाँ, प्राचीन भारत की जो प्राचीन भारत में क्या मौर्य काल के अंदर मौर्य काल की जो प्रशासन था, जो शासन व्यवस्था थी, वो वंशानुगत थी, केंद्रीय वंशानुगत और राजतंत्रात्मक। अब देखो राजा के बारे में लिख देते, राजा से ही शुरू कर देते, है ना। जो राजा के बारे में बाद में, फिर पहले सबसे पहले केंद्रीयकृत, राजतंत्रात्मक, वंशानुगत व्यवस्था थी। वंशानुगत व्यवस्था थी। राजतंत्र केंद्रीकृत तो आप समझ गए, यानी कि जो सारी शक्तियों का जो केंद्र होता है वो राजा के पास होता था। राजा जो सभी शक्तियों का केंद्र होता था, राजा केंद्र होता था सभी शक्तियों का। न्यायपालिका की शक्ति हो, प्रशासन की हो, राजनीति की हो, सारे की सारी जो विधान निर्माण के हो, उसका निर्णय जो अंतिम जो राजा का होता था वो सारी की सारी राजा के पास में। लेकिन राजा जो होता था वो शक्ति का सोर्सेस तो होता था, लेकिन शक्ति सबसे ज़्यादा तो होती थी, लेकिन वो स्वेच्छाचारी नहीं होता था। यानी कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे जो कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं होता था। यानी कि राजा की जो शक्ति के ऊपर कुछ बातों का अंकुश भी लगता था। यानी कि जिसको जो न्याय वगैरह जो करना पड़ता था उसके अंदर वेद पुराण वगैरह, वेद पुराण, स्मृति ग्रंथों, धर्मशास्त्रों इनके अनुसार उनको न्याय करना पड़ता था। ये जो थी उनके ऊपर कुछ बंदी से लगाती थी। ये जो चीजें हैं, राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। ठीक है। राजतंत्र यानी कि गणतंत्र, उनका चुनाव होता नहीं था। राजा जो होता था, जो राजा होता था वही अंतिम होता था, राजतंत्र होता था। वंशानुगत, राजा के बाद में मुख्य तो उसका जो बेटा होता था
तो उसका जो वंशज होता था वही शासन संभालता है, उसका वंशज। ठीक है। और मुख्यतया ज्येष्ठ जो सबसे बड़ा जो बेटा होता था वही मुख्यतया सबसे बड़ा बेटा ही वो राजा बनता था, राजा बनता था। और कभी कभार होता था कि राजा के बहुत सारे बेटे होते थे, तो वो आपस में झगड़ा कर, और जो सबसे शक्तिशाली होता था, जो सबसे योग्य होता था, वो उन बीच में से निकल कर राजा बन जाता था। ऐसे भी कई सारे उदाहरण मिलते हैं। ठीक है। और राजा शक्तियों का केंद्र होता था। और राजा जो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र उसमें सप्तांग सिद्धांत मिलते हैं, यानी कि राजा की सहायता के लिए अलग अलग उसके राज्य के लिए जो सबसे क्या कहेंगे उसे, प्रोबेबिलिटी, ये यानी कि सबसे ज़्यादा वरीयता क्रम के ऊपर एक सिद्धांत बनाया हुआ था, सप्तांग सिद्धांत, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा। सप्तांग सिद्धांत के अंदर सबसे ऊपर राजा आता था। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता था अमात्य। तीसरे नंबर पर आता था राष्ट्र, यानी कि जो देश अमात्य होता था उसका मंत्री परिषद वगैरह, है ना, राष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र। फिर आता था दुर्ग, फिर कोष, छठे पर दंड पुलिस वगैरह जो होते हैं वो उसके अंदर आते हैं। सातवीं पर आता था मित्र, उसका सहयोगी। ठीक है। ये राजा का जो कौटिल्य के अंदर सप्तांग सिद्धांत है उसके अंदर पहले राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, यानी कि एक राजा के लिए ये जो सारे जो चीज़ें अगर ये अवेलेबल है तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ये एक प्रकार से वरीयता क्रम भी कह सकते हैं कि राज्य के लिए क्या उपयोगी है सबसे ज़्यादा, है ना, और राजा के लिए। और उसके बाद में ये अगर राजा के पास में है तो वो सबसे शक्तिशाली है और वो कहीं शासन करने के लिए योग्य है। अब मंत्री परिषद और मंत्रियों के बाद में जान लेते हैं कि उस समय मंत्री परिषद कैसी थी, कौन कौन से मंत्री होते थे। मंत्री परिषद को परिषा कहा गया है, परिषा। मंत्री परिषद को तो कहा गया परिषा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर। और जो मंत्री होते थे उनको कहते थे तीर्थ। जैसे आज किचन कैबिनेट नहीं होता, राजा के जो मुख्य जो सहयोगी होते हैं, राजा का जो मुख्य सहयोगी होते हैं किचन कैबिनेट, है ना, उनको राजा के मुख्य 3-4 मंत्रियों के राजा के मुख्य 3-4 मंत्री, राजा के 3-4 मुख्य जो मंत्री होते थे, है ना, किचन कैबिनेट कहते हैं आज। तो उनका जो उस समय वेतन था वो 48,000 पन, 48 पन के ऊपर अंदर वेतन दिया जाता था उनको। सबसे ज़्यादा वेतन होता था। जो खास लोग होते हैं
मंत्री को हमने कहा तीर्थ कहा जाता था। इनका जो वेतन था वो 12,000 पन था। और सबसे ये विश्वास पात्र होते थे। और जब मंत्री की जो भर्ती होती थी उससे पहले एक परीक्षा ली जाती थी, उसे उपदा परीक्षण कहते थे। मंत्री बनने से पूर्व एक परीक्षा ली जाती थी। उसे क्या कहते थे? उपदा परीक्षण। एक परीक्षा देनी होती थी, यानी कि हर किसी को मंत्री नहीं बनाता, जिसके अंदर योग्यता होती थी वही मंत्री बनता था। और इन मंत्रियों की संख्या थी 18 मंत्री होते थे, 18। अब एक एक करके हम नाम देखेंगे उनके। और इन मंत्रियों के नीचे जो 26 अध्यक्ष होते थे। ये मंत्री तो बड़े बड़े विभाग संभालते थे, ये छोटे उसके अंदर जो अधीन होते थे वो अध्यक्ष कहलाता थे। अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है। अब जो 18 जो मंत्री थे, कौन कौन से मंत्री होते थे, उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाती थी, उनके नाम देख लेते हैं। मंत्रियों के पदों के कौन कौन से मंत्री होते हैं। मंत्री, समाहर्ता, संनिधाता, आंतरवेशिक, कर्मांतिक, दोवारिक, नागरिक, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, नागरिक, प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, सेनापति, नायक, दंडपाल, दुर्गपाल, प्रशासता, आठविक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, युवराज, पुरोहित, एक आध कोई और होता था। ठीक है, ये राजा मौर्य काल के अंदर राजा के ये इस नाम के मंत्री होते थे। तो अब इनका काम क्या था? समाहर्ता का कर संग्रह करना, संनिधाता कोषाध्यक्ष,
जो आंतरवेशिक था, अंगरक्षकों का प्रमुख था। आंतरवेशिक था वो अंगरक्षकों का प्रमुख। कर्मांतिक कारखानों का प्रमुख। और जो द्वारिक था वो राजमहल की देखभाल करने वाला। ठीक है। जो नागरिक था वो था नगर का अधिकारी। प्रतिष्ठा, फौजदारी मामलों का न्यायाधीश। व्यवहारिक है दीवानी मामलों का न्यायाधीश। सेनापति युद्ध विभाग का प्रमुख। और नायकता है युद्ध में नेतृत्व करने वाला। इस बात का ध्यान रखना यहाँ पर, जो सेनापति होता था वो युद्ध में नेतृत्व नहीं करता था, वह युद्ध विभाग का प्रमुख होता था। युद्ध विभाग का प्रमुख। जो नायक होता था वह नेतृत्व करता था। दंडपाल जो होता था सेना की रसद आपूर्ति करने वाला। रसद आपूर्ति किसकी? करने वाला, सेना की। जो दुर्गपाल है वह दुर्गों का रक्षक। ठीक है। प्रशासता जो होता था वो पत्र विभाग, पत्राचार विभाग का। पत्राचार विभाग का अध्यक्ष। आत्विक वन विभाग का अध्यक्ष। ठीक है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था वो, तो ये राजा का बेटा होता था। ये विभिन्न यज्ञ वगैरह करने वाला यज्ञ व धार्मिक मामलों का। इस प्रकार से 18 मंत्री होते थे जो अलग अलग बड़े बड़े विभाग संभालते थे। ठीक है। अब इन मंत्रियों के नीचे 26 अध्यक्ष होते थे। उनको अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट दिए जाते थे। अब उनको भी जान लेते हैं।
अध्यक्ष, अध्यक्ष कितने होते थे? 26। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सूराध्यक्ष, लक्षणा, मुद्रा, सूरा, सूना। सूनाध्यक्ष। अब 5वें नंबर पर हैं गणिका, सूत्रा, गणिकाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, शीताध्यक्ष, विविताध्यक्ष, शुल्का, लोहा, स्वर्ण, आकारा। नवाध्यक्ष, ठीक है। एक है आयुध काराध्यक्ष, ये जो खास खास जो थे वो ये है, ठीक है। वैसे 26 है, लेकिन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं वो ये है। लक्षणाध्यक्ष है मुद्रा एवं टकसाल का अधिकारी, अधिकारी ये पासपोर्ट जारी करने वाला, ठीक है। ये आबकारी निरीक्षक, बूचड़ खाने का,
बूचड़खाने का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष जो है प्रशासन समिति। अब है सूत्रा, कपड़ों का अधिकारी। कपड़ों का अधिकारी। और सीता अध्यक्ष होता है राजकीय भूमि का अधिकारी। चारागाह भूमि का अध्यक्ष। चुंगी वसूल करने वाला। ये जो होता था चुंगी वसूल करने वाला। लोहा अध्यक्ष खान विभाग का। धातु विभाग का, खानों या धातु विभाग। सोने चांदी की वस्तुओं का। आकारा जो अध्यक्ष होता था वो खान विभाग। अब लक्षणाध्यक्ष। नमक विभाग का। नवाध्यक्ष नौसेना का प्रमुख। पटनाध्यक्ष होता है बंदरगाह का प्रमुख। और पूर्वाध्यक्ष व्यापार विभाग का प्रमुख। आयुधकारा हथियारों का। इस प्रकार के 26 अध्यक्ष होते थे जो अपना अपना काम देखते थे। और ये जो मौर्य काल की जो सबसे जो प्रशासन की जो ये व्यवस्था थी वो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे बड़ी थी। इन सभी को 1000 पन वेतन दिया जाता था। 1000 पन इन अध्यक्षों को वेतन। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नगर के प्रशासन की। जो नगर का प्रशासन है वो सबसे जो उसका वर्णन मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका के अंदर। नगरीय प्रशासन। नगर प्रशासन। जानकारी कहाँ से मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका से। इससे जानकारी मिलती है कि 5-5 सदस्यों की है ना, 5-5 सदस्यों की 6 समितियां बनाई गई थी। 6 समितियां जो
नगरों का प्रशासन देखिए, जो बड़े बड़े जो नगर होते थे उनका प्रशासन है वो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां बनाई गई थी, वो देखती थी। अब उन समितियों के नाम लिखो। एक तो जन्म मरण, दूसरा विदेश, तीसरा उद्योग, चौथा उद्योग, जन्म, बिक्री की गई वस्तुओं से संबंधित, और आयातित वस्तुओं से संबंधित। एक समिति थी व्यापार वाणिज्य। ठीक है, ये 6 समितियां थी। जो आयातित वस्तु है वो बोले तो निर्मित वस्तु, निर्मित वस्तुओं के विक्रय के बाजार से संबंधित, निर्मित वस्तुओं के बाजार से संबंधित। बिक्री कर 4% लिया जाता था। बिक्री कर 4% लिया जाता था घरेलू वस्तुओं पर, और 10% लिया जाता था आयातित वस्तुओं पर। ठीक है, जो नगर का जो अधिकारी होता था वो एस्टिनोमोई। यूनानी शासक क्या बताते हैं नगर के अधिकारी को? यूनानी जो लेखक है, नगर का अधिकारी एस्टिनोमोई, और सड़क निर्माण का अधिकारी होता था, वो कहलाता है एग्रोनोमोई। ये रहा चंद्रगुप्त मौर्य और या फिर मौर्य प्रशासन से संबंधित नगर का प्रशासन। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था भी मौर्य काल में एक अच्छी व्यवस्था थी, बोले तो सुस्थापित व्यवस्था थी। वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह जो स्मृति ग्रंथ, धर्म ग्रंथ थे, उन्हीं के आधार पर न्याय दिया जाता था। और जो राजा होता था वो अंतिम न्याय की जो प्रधान जो शक्ति होती थी वो राजा होता था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था दो भागों में विभाजित थी, फौजदारी और दीवानी। मारकूट वगैरह जो होता था, लड़ाई झगड़ा हिंसा से संबंधित, वो होता था कहलाता था फौजदारी। और फौजदारी जो उसमें जो न्यायाधीश होता था उसको कहते थे प्रतिष्ठा नाम दे रखा था।
और इसके अंदर जो न्यायाधीश होता था, दीवानी न्यायाधीश, उसको व्यवहारिक कहा जाता था, व्यवहारिक। ठीक। भूमि से संबंधित जो होते थे, से संबंधित भूमि संपत्ति जो केसेस होते थे, वो उसका जो न्याय करता था वो व्यवहारिक करता था। और जो चोरी, लूट डाका वगैरह जो होता था, उसको साहस कहा जाता था इसको। ठीक है, इनका जो न्याय करता था वो फौजदारी। साहस, ऐसे जो काम करने वालों को वाक पुरुष कहा जाता था, वाक पुरुष। मेगास्थनीज कहता है कि जो मौर्य काल के अंदर जो दास प्रथा, न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से थी, और जो दंड प्रक्रिया थी वह बहुत सरल थी। दंड प्रक्रिया सरल थी के मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज कहता है दंड प्रक्रिया सरल थी। केवल 3 मामलों में मृत्यु दंड दिया जाता था। कौन कौन से? एक तो कारीगर कर चोरी, राजद्रोह, और कारीगर को नुकसान पहुंचाना, टैक्स की चोरी करना, जो टैक्स की चोरी कर देते वो। राजद्रोह, किसी के ऊपर राजद्रोह का जो मुकदमा होता है, और कारीगर को नुकसान पहुंचाना, कारीगर को नुकसान पहुंचाना। इन 3 मामलों में ही मृत्युदंड दिया जा सकता है। अब और कुछ यूनानी लेखक जो है वो विवरण देते हैं पुलिस के बारे में। पुलिस को रक्षण कहा जाता था। पुलिस जो होती थी उसको रक्षण कहा जाता था। रक्षिणा। एरियन जो है, एरियन कहता है ओवरशियर। एरियन पुलिस को ओवरशियर कहता है, और जो स्ट्रेबो है वो कहता है इंस्पेक्टर। इस शब्दों का प्रयोग करता है अपने अपने ग्रंथों के अंदर। ठीक है, न्याय व्यवस्था के बाद में अब अंतिम है गुप्तचर व्यवस्था। अब है गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, मौर्य काल की जो गुप्तचर व्यवस्था है मोटे रूप में 2 भागों में विभाजित की जा सकती थी, संस्था और संचार। संस्था और संचार। जो संस्था थी वो एक जगह रहकर वो गोपनीय जानकारी प्राप्त करते थे,
और संचार थे वो घूम घूम कर, एक स्थान पर रहकर, और ये घूम फिर कर। जो इसका जो अध्यक्ष होता था, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, वो महामात्याप सर्प कहलाता था। महामात्याप सर्प, महामात्याप सर्प यानी कि गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था वो। पुरुष गुप्तचरों के नाम मिलते हैं और महिलाओं के, महिला भी गुप्तचर हुआ करती थी। इसमें शांति, तृष्णा और शरद, विक्षुणी, वृषली, भिक्षुणी और परिव्राजक। ठीक है, पुरुष जो गुप्तचर होते थे शांति, तृष्णा और शरद। महिला जो गुप्तचर होती थी उनको वैशली, भिक्षुणी और परिव्राजक। जो भिक्षुणी होती थी वो भिक्षुओं का जो वेश धारण करके दूसरे राज्यों के अंदर जाती थी और उसके अंदर से गोपनीय जो जानकारी इकट्ठी करके लाती थी और राजा को देती थी। जो परिव्राजक थी, परिव्राजिका, इसे परिव्राजिका लिखिए। परिव्राजक तो पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, परिव्राजिका। जो परिव्राजिका संतों और उनका जो होते हैं ना संत वगैरह, उनका वेश धारण करके वो दूसरे राज्यों के अंदर जाती थी और वहाँ से गोपनीय जानकारी लाकर अपने राजा के हित में जो जानकारी होती थी वो देती थी। इस प्रकार से हमने आज मौर्य काल के प्रशासन के विषय में देखा। गुप्तचर व्यवस्था, नगर का प्रशासन, मौर्य काल में जो मंत्री थे, राजा की क्या हैसियत होती थी, न्याय विभाग में कौन प्रमुख होता था, राजा को कितनी सारी शक्तियाँ होती थी, वो उसके बारे में देखा। अब हम अगली क्लास में अशोक के बारे में बात करेंगे और उसके दम्भ के बारे में।